मार्केट को बहुत करेक्ट होना है और मैं कहता हूँ कि करेक्ट होने की इतनी ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये 8.8% ही बढ़ी है 24 में। सो हाउ विल यू असेस गुड मैनेजमेंट? कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो लोग बोलते हैं बता दो कि रिटेल इन्वेस्टर से बोलो कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेफिनेशन बता दो। ऐड की सबको पता है। सही बात है। हमने पहले तो ये सीखा है क्योंकि मैं बुक्स बहुत पढ़ता हूँ कि अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी आई है या नई चीज़ आई है उसमें इट इज़ ईजियर टू नो कि नुकसान किसका होगा, फायदे का नहीं पता लगता। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से OTT आ गया, हमें समझ आ गई कि यार लोग मूवीज घर बैठ के देख सकते हैं, ये नेटफ्लिक्स है, अमेजोन प्राइम पे, फिर ZEE5 आ गया, फिर कोई और आ गया, लिव आ गया। अब हमें ये समझ आ रही है कि थिएटर में कम जाएंगे 5% लोग, लेकिन इनमें से कौन सा चलेगा हमें क्या पता। सो हर चीज में एक्चुअली फुल बुक ऑन दिस कि इट इज इजियर टू नो हु आर द लूजर्स देन टू नो हु आर द विनर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट की बात ग्रो के साथ। आज हमारे साथ समीर अरोड़ा, जिन्हें इन्वेस्टिंग में 3 डेकेड से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे रहेगा कि 2024 में निफ्टी ने करीब 8.8% के रिटर्न्स दिए। 2025 में आपकी निफ्टी से क्या एक्सपेक्टेशन है? ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है क्योंकि अभी तक कई लोग तो बातें करते हैं कि मार्केट को बहुत करेक्ट होना है और मैं कहता हूँ कि करेक्ट होने की इतनी ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये 8.8% ही बढ़ी है 24 में। तो मैंने कुछ नंबर लिखे हैं आपको ये बताने के लिए जनरली, बिकॉज ये क्वेश्चन नॉर्मली आता है कि अगर आप लास्ट 5 साल 10 साल, तो अलग अलग बताता हूँ। अगर आप निफ्टी की बात कर रहे हैं तो निफ्टी का 25 साल का रिटर्न रहा है 12.9% पर एनम, राइट। 20 साल का रहा है 14.8, ओके, 15 साल का 11.9, 10 का 12.3, 7 का 13, मतलब हर में ये 10 के 14 15 के बीच में रहा है। अगर आप 3 इयर्स का लें तो 10.2 है, ओके। 1 साल का लें 8.3 है, डिपेंडिंग ऑन बिजनेस एक्चुअली, और 5 इयर्स का 15.1 है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ब्रॉडली निफ्टी कोई आउट ऑफ लाइन नहीं गया है किसी इसमें कि भाई आप कहें बहुत ज्यादा बढ़ गया इसलिए उसको करेक्ट होना है। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि बड़ा गंदा रहा है तो इसलिए हम उसको हायर देन नॉर्मल लेना है। सो मेरे हिसाब से बिग पिक्चर में अगर आप बात करें, अब 1 साल प्रिसाइज कहना मुश्किल है, बट आपके 10-12% बनते हैं, वही कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ होती है जब मार्केट या इकोनॉमी थोड़ी स्लो हो। जब इकोनॉमी थोड़ी अच्छी हो जाती है और 14-15% इवन अर्निंग्स ग्रोथ भी हो जाती है। लेकिन सारी स्टोरी है कि ये रिजल्ट रिटर्न्स इवनली नहीं मार्केट में आते। तो ऑन दो 3-5 साल में इट इज इजियर टू से कि जी आपके 13-14-15% बन जाएंगे घूम फिर के, आपको इस साल क्या बनाएंगे हु नोज, बट बेस्ट एस्टिमेट यही रहेगा कि आप 10-12% टाइप मिल जाए तो बहुत अच्छा है, तो वो इन लाइन विद हिस्ट्री है। और एक और भी बात है कि 2-3 साल से एटलीस्ट रिटर्न पॉजिटिव रहे हैं, 4 साल से, तो एक्चुअली मोर देन दैट से, सो दैट ऑल्सो विल बी अ गुड रिटर्न फॉर दिस सिचुएशन। श्योर। सर, काफ़ी ऑनलाइन चैटर है और काफ़ी फ्रैंकली डर का माहौल है इस बारे में कि स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में वैल्यूएशन बहुत ऊपर चले गए थे। करेक्ट। और अभी कुछ भी हो सकता है, लोग मतलब काफ़ी फियर मॉन्गरिंग भी कर रहे हैं, 30% 40% करेक्ट हो सकते हैं स्टॉक्स। आपका इस पे क्या कहना है? आपको लगता है स्मॉल और मिड कैप में बहुत ज़्यादा? सो स्मॉल एंड मिड कैप में करेक्शन तो हो सकती है बड़ी, क्योंकि वो अगेन सिंपल रूल है कि आउट ऑफ लाइन नहीं होनी चाहिए बहुत ज्यादा चीजें। अगर आप लॉन्गर टर्म देखिए ना, अगर आप 2019 एंड तक जब प्री कोविड पिछले 20 साल का रिटर्न देखें स्मॉल कैप इंडेक्स का, मिड कैप इंडेक्स का और निफ्टी का या 500 इंडेक्स का, तो उसमें कोई स्मॉल कैप के रिटर्न हायर नहीं थे देन दिस थिंग, बट प्लस माइनस थे। तो इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म में जब वो अप टर्न हो गया, डाउन टर्न हो गया, मिड कैप का करेक्शन हो गया, या उसके बाद घूम फिर के सेम रिटर्न बन जाता है। बट अगर आप मिडल ऑफ द रैली देखें तो लगता है कि मिड कैप तो 5-5% पर एनम से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। राइट। तो अभी उसमें लगता है कि वो डिसप्रोपोर्शनेट है टू द रेस्ट ऑफ द रिटर्न। सर, न्यू एज कंपनीज की बात अगर हम करें, जोमेटो की या फिर पेटीएम की, ये ऐसी कंपनी थी जहाँ पे एक फेज था जहाँ पे काफ़ी मार्केट उसको हेट कर रहा था, ऐसी कंपनीज को, और काफ़ी इग्नोर कर रहा था, रिटेल डम कर रहे थे ऐसे स्टॉक्स को। आपने तब से ऐसे स्टॉक्स को पिक किया एंड तब से आप उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम वैल्यूएशन देखें, अभी भी जोमेटो कुछ 300% प्लस पी पे ट्रेड कर रहा है, नाइका 1000 प्लस पी पे ये ट्रेड। देखना ही नहीं होता है इस चीजों का, एग्जैक्टली। तो सर सपने आपका देखने होते हैं थोड़े आगे।
तो सर मैं वही आपसे जानना चाहता हूँ कि फिर तो आपने किस बेसिस पे आप इनमें इन्वेस्ट नहीं, कर रहे तो हैं इसमें नहीं, एक्चुअली क्या होता है, हर चीज़ में पहले आपको डेल्टा देखना होता है। इट्स नॉट सो मच पी, बिकॉज़ एंड में आप कहोगे ये ना 28 में पैसे बनाएगा, और वो तो कर सकते हैं, इट मेक सेंस। पहले कॉन्सेप्ट का ये है, इज़ दिस नीडेड? 100% नीडेड, और इंडिया में सबसे ज़्यादा नीडेड, क्योंकि इंडिया में ट्रैफिक प्रॉब्लम, पोल्यूशन प्रॉब्लम, पार्किंग प्रॉब्लम, और साथ में लेबर चीप। राइट ओके, सो एंड इन अमाउंट, आपको जैसे जोमेटो जब हमने लिया था तो खाली फूड था, तो उसमें था कि आप जो मर्जी कर लो, इफेक्टिवली आप सारों का मिला के, जो आदमी 100 रुपए की चीज लेगा, उसको लगेगा हाय मेरे से 50 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए, तो 50% ज्यादा लग गए। बट एग्रीगेट में आपका 500 रुपए का ऑर्डर है, 400 समथिंग का, उसमें उनको 70-80 रुपए मिल रहे हैं। अब 70-80 रुपए जस्टिफाइड है कि नहीं है? आपके पौना घंटा आने जाने का बच गया, आपका फ्यूल बच गया, आपकी पार्किंग बच गई। आप उस टाइम में आपने नेटफ्लिक्स नहीं देखी, तो आपका नेटफ्लिक्स का नुकसान हो गया, जो आपने अदरवाइज आप 800 रुपए जो भी दे रहे हैं। सो इट मेड सेंस। प्लस बट वो भी नहीं होता, क्योंकि इन वैक्यूम कैसे हमें लगेगी ठीक है कि नहीं है। राइट तो आप कहोगे चाइना देखो जी, चाइना में ये चीज़ें 10 साल पहले शुरू हुई थी। चाइना में पेनिट्रेशन कहाँ पहुंच गई, उनके रेवेन्यू कहाँ पहुंच गए, उनकी मार्केट कैप कहाँ पहुंच गई। राइट तो उस हिसाब से जब वो 50-52 रुपीज हुआ, तो उस क्वार्टर में, मतलब आफ्टर मेरे लेने से पहले, वो क्वार्टर का रिजल्ट आया था, और उस दिन वो 20% स्टॉक बढ़ा था, फ्रॉम 40 टू आई थिंक 250 और समथिंग। तब उसमें उन्होंने बोला कि अब हमारे को ये विजिबिलिटी नजर आ रही है। उस वक्त कोई ये ब्लिंकिट की स्टोरी नहीं थी। राइट सो इट वाज कि ओके वील बी डिसिप्लिन, अब हम ब्लिंकिट में या उस वक्त वो पुराने, वो दूसरी लॉस में की कंपनियां खरीदते थे, यस तो उन्होंने कहा हम वो नहीं करेंगे, ये सब चीजें। सो उन्होंने समझे डेल्टा की बड़ी वैल्यू है। श्योर लेकिन उसके बाद आ गया ब्लिंकिट। राइट अब ब्लिंकिट का तो अब तो आपको चार कहोगे 6 और आगे, वो दूसरी स्टोरी है। बट इससे बेटर कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता। अब क्यों जाओगे, मुझे भी तो समझाओगे, क्यों जाओगे किसी के पास लेने? आप घर बैठ के अपने काम करो, इसमें तो किसी को मजा भी नहीं आता। राइट रेस्टोरेंट में तो आप कह सकते हो हम एंजॉय करने जा रहे हैं, इसमें आपको एक्सपीरियंस क्या पता आ रहा है कि आप किराए। तो ये तो, अब ये आप कह सकते हो कि 5 आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, वो नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। कॉन्सेप्ट तो इज बियॉन्ड गुड। एंड अभी क्यूमुलेटिव इन सबका रेवेन्यू 10-15 बिलियन में नहीं पहुंचा, और इसमें इंडिया के ये ग्रोसरी है, ये 500-600 बिलियन की होती होगी। ऑफ कोर्स अभी कल या परसों जेप्टो ने कोई इंटरव्यू दी कि हमारा 3 टाइम्स रेवेन्यू हो गया है, आई थिंक 9 महीने में। अब इसमें क्या है, लोग कह रहे हैं कि जेप्टो वाला बड़े डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इसलिए आपका नुकसान होगा। उनको भी 6 महीने में पब्लिक जाना है। राइट अपने आप ही कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे, वही कह रहे हैं। लास्ट 6 महीने में 2 बार 350 मिलियन रेस कर चुके हैं। तीसरी बार कोई नहीं देगा, मतलब चौथी बार कोई नहीं देगा। एक बार और दे देंगे कि अब सुधर जा बेटा। सो प्लस माइनस 6 में वो भी ठीक हो जाएगा कि अब कितना डिस्काउंट हो गया, आपको खाली हुक करना है उनको। राइट सो वी थिंक इट इज वेरी गुड, एंड अब तो गिर भी गया 10-15%। आपको 2025 में किन सेक्टर से सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है और क्यों? पहली बात है कि ओवरऑल मार्केट से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। ओके, तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, स्टॉक्स चेंज हो जाते हैं। अगर Right. मार्केट बड़ी बुलिश हो तो आप भी अग्रेसिव होते हो, अग्रेसिव बातें करते हैं, अग्रेसिव स्टॉक्स खरीदते हैं। तो आई वुड थिंक, मुझे लगता है कि ओवरऑल, तो आज के नंबर से नहीं लगेगा, बट ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर में क्या हुआ है, स्लो डाउन हो गया है, विच इज ड्रिवन बाय द फैक्ट कि आरबीआई बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गया कि आप कम क्रेडिट दीजिए। उनको लगा, सही लगा उनको या गवर्नमेंट को लगा कि पहले पिछली गवर्नमेंट में और अदरवाइज बड़े अग्रेसिव लेंडिंग हुई थी, फिर उसे ये होती, अभी भी तो बेचारे क्लीन हुए हैं 4 साल पहले, 3 साल पहले, जब हम कहते हैं कि बैंकिंग सेक्टर, और उसके बाद फिर अगर ये 25% देने लग जाए लोन ग्रोथ, तो फिर के 2-4 साल बाद कोई क्राइसिस ना हो जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अभी से रिस्ट्रेन करो, लेकिन कुछ कंस्ट्रेंट ओवर हो गया ऑन द मार्जिन। मेरा बेस्ट एग्जांपल है हमारी जो टॉप होल्डिंग है HDFC बैंक। अब उसमें क्या हुआ कि आपने HDFC से मर्जर किया। राइट अब HDFC इतनी बड़ी कंपनी आ गई साथ में, उसके पास तो बैंक के वो नहीं थे डिपॉजिट वगैरह, उसके पास तो होलसेल डिपॉजिट थे, मतलब होलसेल लेंडिंग थी। अब उसको बोलो वो मर्ज करने के बाद भी तू अपना क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, CD रेशियो को, मतलब कि 100 से कम कर दो, 80 कर दो। कहने का मतलब फॉर द नॉर्मल फेलो इज कि आपके जितने डिपॉजिट हैं उससे कम आपने
क्रेडिट दिया हुआ है। राइट तो पहले आप अपने आप कर रहे थे, अब आपके साथ एक HDFC चिपका दिया गया, मतलब जो हाउसिंग वाली कंपनी, उसके लोन तो थे लेकिन उसका डिपॉजिट तो जीरो था ऑफ कोर्स क्योंकि वो तो बैंक नहीं था। राइट तो जब आप दोनों मिलाओगे वो नंबर बढ़ जाएगा क्योंकि डिपॉजिट कम हो गए कंबाइंड। राइट अब उसको बोला अभी ठीक कर, 2 साल में ठीक कर, वो बेचारा 3 साल से लोन ही नहीं दे पा रहा। तो ऐसे आपने एक और को बुला लिया, सपोज MFI। अब MFI आपका 3 लेंडर थे, कहते जी 2 कर दो। तो वो 2 कैसे कर दे, जो आदमी को वैसे नहीं है, कोई पान वाले को दिए हैं, कोई सब्जी वाले को दिए हैं, उसको हर महीने 30,000 मिलते हैं, वो फिर वापस लोन देता है, फिर वो भी कम कर दे 1 मिनट में, 1 मिनट में मीन्स इन अ शॉर्ट पीरियड। तो ये सब जो थोड़ी ज्यादा मेरे हिसाब से हो गई है। बट द अदर थिंग अबाउट दिस इज कि अब बिग एंड स्मॉल का फर्क हो गया। अब आपको अब देखते हैं ना हमारे HDFC ICICI वगैरह कैसे रिजल्ट्स देते हैं वो तो पता नहीं, बट जनरली अब पता लगा कि क्रेडिट वापस लेने की भी वैल्यू है। हमने लोन दे दिया जी, हमने ऑनलाइन लोन दे दिया, हमने पीयर टू पीयर लोन दे दिया, उसकी उसको लोग क्यों क्रेडिट दे रहे थे, उस चीज को वैल्यू कर रहे थे। 30% ग्रोथ हो गई, वैल्यू होती है, पैसे वापस कौन ला रहा है। ऑफ कोर्स तो वी आर होपिंग कि हमारे ये 3 जो हैं, which are the 3 big banks, ICICI Bank, State Bank, HDFC Bank, इनकी क्रेडिट क्वालिटी शुड बी मच बेटर देन ऑल दीज अदर गाइस, इनके रिजल्ट आप आजकल देख रहे हैं। और तीसरा मुझे लगता है जो रिजल्ट्स आए हैं IT के, वो गंदे नहीं हैं, लेकिन आप कह सकते हो ये क्वार्टर ही है, वो क्वार्टर है। हम तो IT में अब बुलिश हैं क्योंकि US पे बुलिश है। तो US का हमारे साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है, प्लस रूपी डिप्रिशिएट हो गया है। तो ये 3 हमारे बेसिकली हैं। सॉरी सर, IT में कौन सी कंपनीज है जहाँ पे आपको बहुत प्रॉमिस दिखता है अभी? हमारे पास तो सारे हैं जी, 4 कंपनियां हैं हमारे पास, 4 है। एंड TCS एंड Infosys एंड HCL Tech एंड Coforge। तो इसमें असली स्टोरी है कि US में ग्रोथ अच्छी है। US में एक्चुअली इन सब ने अगले साल के लिए पॉजिटिव बोला है। फॉर एग्जाम्पल TCS ने बोला कि मेरे को जो नॉर्मल ऑर्डर्स है ना, वो फास्टर उनकी क्लोजिंग हो रही है, विच मीन्स कि वो फटाफट डिसीजन देना चाहते हैं। सेकंड थिंग इज फास्टर क्लोजिंग। आई थिंक उन्होंने वीक्स भी बोले कि वो तो बिल्कुल ऐसी हर चीज मेजर होती है ना इस बिजनेस में कि 2 वीक पता नहीं कितने वीक फास्टर क्लोजिंग। सेकंड है जो छोटे छोटे ऑर्डर होते हैं उनमें मार्जिन ज्यादा होता है। तो अगर आपको 20-20 मिलियन के ऑर्डर मिल रहे हैं वो बेटर है देन कि आपको 500 मिलियन का ऑर्डर मिल जाएगा। जो 500 मिलियन का ऑर्डर देगा पहले तो 2 साल लगाएगा ऑर्डर देने में। So the discretionary orders are better because A, they are higher margin and B, है वो faster decision, फटाफट करो next। तो सारे कह रहे हैं for next year, मेरे तीनों ने बोला है। सर in the context of IT services companies, right, जहाँ पे talent intensive industries है ये, यहाँ पे AI का क्या रोल लगता है आपको? So AI का रोल मुझे ये समझिए, उसमें मैंने बड़ी चीजें पढ़ी हैं बिकॉज ये सबसे स्केरी बात है दैट पहले तो आपको कुछ यूज केस दिखाने पड़ेंगे कि इस चीज में आप AI कर रहे हो। लेकिन उसके बाद ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो S&P 500, जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज है, उसको कुछ समझाएगा तो सही ना कि तू कर क्या, कौन सा डेटा यूज कर। सपोज लीवर गए कि मैं अब AI यूज करूंगा मार्केटिंग में, उसका मतलब क्या है, मतलब व्हाट इज ही सपोज टू एनालाइज, कौन सा डेटा, उससे क्या क्वेश्चन पूछोगे, क्या आंसर दोगे। इसमें 5-7 साल आपकी जिंदगी के निकल जाएंगे, फिर देखते हैं कि ये वो है कि नहीं। बिकॉज एवरी टाइम हाउ विल दोज गाइज, मतलब जो कंपनी है वो कैसे AI को यूज करने लग जाए पहले दिन। उसको अपना डेटा बेस चाहिए, उसको कोई गूगल का डेटा से तो ना वो अपनी मार्केटिंग डिसाइड करेगा, वो अपने करेगा कि भाई पता नहीं मेरा ये प्रोडक्ट इतने प्राइस में ऐसे बिकता है, उसमें ऐसे जो भी उसकी अपनी थ्योरी होगी। तो वो सब चीजें करने में सालों साल निकल जाते हैं। देन यू गेट टू सी वेदर इट इज सक्सेसफुल और नॉट। बिकॉज फियर ये है कि AI होने से कई चीजें रिप्लेस हो जाएगी। हाँ, कई तो होगी, वो तो 100% होगी। ये क्वेरी आंसरिंग, आपने सिंगापुर एयरलाइन को फोन करके बोलना है टिकट चेंज कर, मेरी प्राइस क्या है, वो सब बात करने की जरूरत क्या है, राइट। ये सब चीजें तो हो जाएगी। तो वो थोड़ा वो तो फर्क होगा। या तो इसका इम्पैक्ट नेट आपको पॉजिटिव लगता है ऐसी कंपनीज पे कि नेगेटिव लगता है? मुझे लगता है बिग पिक्चर में लॉन्ग टर्म इंडिया के लिए नेगेटिव है, बिकॉज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट, और AI का स्टेटेड गोल नहीं है और अंडरस्टूड है कि लोगों को रिप्लेस कर रहे हो। ऑफ कोर्स, कि भाई जो आदमी कर सकता था वो अब मशीन करेगी। राइट, लेकिन वो ट्रांजिशन में कई जिंदगी मतलब निकल जाते हैं 10-15, क्योंकि हर कंपनी पहले दिन ठीक नहीं करती है, फिर बड़े
ऑब्वियस केसेस होने चाहिए, एंड आई सेड एज मोर इम्पोर्टेंट, आपकी कंपनी को उसको अडेप्ट करना है, उस पर कॉन्फिडेंट होना है, उस पर भरोसा करके कि अब हम ऐसे करेंगे। तो इन चीज़ों में टाइम लगता है, बट एनीवे ये पॉजिटिव नहीं हो सकता। एक और पॉजिटिव नहीं हो सकता जो इंडिया में शायद पहुंचे ही ना कभी, फुल्ली सेल्फ ड्राइविंग, ऑटोनोमस ड्राइविंग। वो कितने लोगों की नौकरियां जाएंगी, कितने लोगों के बिजनेस जाएंगे, वो ड्राइवर, वो टैक्सी वाले, वो 3 व्हीलर वाले, ये सब चीजें नेगेटिव है, बट ये बड़ी कंसेप्चुअल है, पता नहीं कितने साल लगेंगे और कहाँ कहाँ पहुंचेंगे। सर अगर हम मेगा ट्रेंड्स की बात करें तो एज अ फंड मैनेजर आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई ट्रेंड 10 साल या 20 साल तक वैल्यू क्रिएट करेगा? हम करते ही नहीं जी। हमने पहले तो ये सीखा है, क्योंकि मैं बुक्स बहुत पढ़ता हूँ, कि अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी आई है या नई चीज़ आई है, उसमें इट इज़ ईजियर टू नो कि नुकसान किसका होगा, फायदे का नहीं पता लगता। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से OTT आ गया, हमें समझ आ गई कि यार लोग मूवीज वूवीज घर बैठ के देख सकते हैं, ये नेटफ्लिक्स है, अमेजोन प्राइम पे, फिर ZEE5 आ गया, फिर कोई और आ गया, लिव आ गया। अब हमें ये समझ आ रही है कि थिएटर में कम जाएंगे 5% लोग, राइट, लेकिन इनमें से कौन सा चलेगा हमें क्या पता। एग्जैक्टली। सो हर चीज में एक्चुअली फुल बुक ऑन दिस, कि इट इज इजियर टू नो हु आर द लूजर्स than to know who are the winners. For example, Which tell you book is this, sir, by the way? Huh? Which book is this? This book is lying here only. I'll tell you. It's called Engines That Move Markets. ये मैंने ट्वीट भी किया था। बहुत ही बढ़िया किताब है, आप बहुत ही बढ़िया है। ओके, उसमें एवरी टेक्नोलॉजी की मतलब 2-2 चैप्टर, एक चैप्टर है कि टेलीकॉम में कब क्या हुआ, फिर एयरलाइन में क्या हुआ, और कार जब आई तो क्या हुआ, फिर रेलवे आई तो उनका बोट वालों का क्या हुआ। सब में जो पहले राउंड के लोग थे उनको कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि पहले राउंड में तो एग्जैक्टली उनको भी नहीं पता होता कौन सी न्यू क्या होने वाला बट ये समझ आ जाता कि वो पुराने वाला गया। ओके, समथिंग लाइक दैट बेसिकली। सो द पॉइंट इज, अब हमने कौन सा जोमेटो पहले दिन लिया, हमने 2-3-5, हमने तो, क्योंकि हम लिस्टेड लेते हैं, तो वैसे हमारे तो 5-7 साल हो गए उस कंपनी को बने और चले, और लिस्ट होने के भी 1-1.5 पता नहीं 1 साल नहीं, जो भी 8-10 महीने जो भी लगे थे। सो ये मैं नहीं ऐसे देखता ट्रेंड, तुमको मुझे लगता है पता ही नहीं लगता। अब पहली बात है कि मोस्ट प्रॉब्ली वो हैपेंस इज, क्योंकि हम अनलिस्टेड नहीं ले रहे, वेंचर टाइप नहीं ले रहे, तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है, जो जब वो लिस्ट होगा तब तक तो तब आके स्टोरी सुनाइए अपनी भाई कि तेरी क्या पोजीशन है, तू क्या करना चाहता है। राइट। इसलिए अगर आप देखिए जो VC वगैरह करते हैं उनकी लॉटरी है, क्योंकि 100 आदमी शुरू करते हैं वही चीज। 100 आदमी फूड डिलीवरी शुरू करेंगे, 50 आदमी टैक्सी करेंगे, ये ओला इक्वलेंट, उसमें फिर 2 जीत जाते हैं, 4 जो बच जाते हैं। 45 का लॉस तो कोई गिनता नहीं है, वो जो जीत जाता है कहता मैंने 50 टाइप बनाए, मैंने, अब तुमने 50 बनाए, लेकिन सबने जब सबके पैसे जब हमने डाले तो उन्हीं में 40 ने खोए, तुमने बना लिए। सो इट समटाइम यू विल विन, समटाइम द नेक्स्ट गाय विल विन, एंड मे बी वन गाय विल विन 2-3 टाइम्स, वो हीरो हो गया क्योंकि मैं VC का हीरो हूँ। सर कौन से सेगमेंट्स हैं जो आपको अभी भी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, ये कौन से सेक्टर्स हैं जो आपको अभी नहीं, वो मैंने आपको बताया कि सबसे जो कम चले हैं पर जिनकी कंपनियों की ग्रोथ चलती रही है वो बैंकिंग सेक्टर रहा है, पर्टिकुलरली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। सेकंड में कोई सस्ते तो कोई ऐसे नहीं है, लेकिन इंडिया की ओवरऑल वैल्यूएशन कोई 20-21 टाइम है। अब कोई बोल सकता है नहीं जी अंडर दिस फार्मूला दैट फार्मूला 19 टाइम होनी चाहिए, तो हम कहते हैं जो महंगे हो मत लो भाई। राइट। तो जैसे हमारे जो कंज्यूमर स्टेपल टाइप हैं जो 50-60 पी में है और जिनकी ग्रोथ 7-8% होती है, हमने नहीं लिए हुए। बट और बाय द वे ये जो जोमेटो टाइप भी है वो भी हमारा पूरा पोर्टफोलियो थोड़ी ना है, वो सारे में लाके 12% है, 4 स्टॉक, जोमेटो, स्विगी, पेटीएम एंड पॉली, तो 12% में ये काम हो रहा है। राइट। वो तो एक HDFC में 8-9% है, ये 7.5% है, समथिंग लाइक। तो वो बैलेंस करना पड़ता है। बस एक फर्क मेरे में ये है कि मैं ये नहीं कहता मैं वैल्यू बायर हूँ, मैं ग्रोथ बायर हूँ, नहीं भाई, वो स्टॉक ग्रोथ के लिए लिया जा रहा है, वो वैल्यू के लिए लिया जा रहा है, वो टर्न अराउंड के लिए लिया जा रहा है, वो स्टॉक की स्टोरी है। और ओवरऑल एक से पूरी जिंदगी नहीं डिफाइन होनी चाहिए, तो बड़ा रिस्क हो जाता है कि ये स्टॉक चल गया तो मैं सेट हो गया, नहीं चला तो मेरी नील खराब हो गई है। इसलिए आप हमारे म्यूचुअल फंड में भी सेम प्रिंसिपल वो यूज करते हैं। आप वो स्टॉक देखो क्या बढ़िया स्टॉक है, उसके बाद अब जो चलेगा वो हमें भी नहीं पता किसका नंबर पहले आएगा, वो चल जाते हैं, कभी चल जाता है, कभी वो चल जाता है, वो स्क्रीनिंग अच्छी की है। सर यू ऑलवेज एडवोकेटेड फॉर एलिमिनेशन इन्वेस्टिंग, लास्ट एपिसोड्स में भी आपने एलिमिनेशन इन्वेस्टिंग के ऊपर बात करी थी। एक रिटेल इन्वेस्टर एलिमिनेशन इन्वेस्टिंग को फॉलो क्या वो कर सकता है? ये खाली रिटेल इन्वेस्टर के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि
बनाया नहीं गया है, बट इट इज मोस्ट परफेक्ट। क्योंकि जैसे अब रिटेल इन्वेस्टर को जैसे नॉर्मली बोलते हैं ना कि आप मैनेजमेंट देख लो कि अच्छी है कि नहीं, आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस देख लो कि अच्छी है कि नहीं। अब आप बताइए कि रिटेल इन्वेस्टर मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छी कैसे देखे? कैसे देखें? क्योंकि क्या करे, यूट्यूब में इंटरव्यू देखे, CNBC में इंटरव्यू देखे, वो यूट्यूब में इंटरव्यू से 6 बार एडिट कराई हो, एंड वैसे भी एक प्रोग्राम है, उसको डायरेक्ट टाइम मिलेगा नहीं। फंड मैनेजर को भी कितना टाइम देगी वो कंपनी? 1 घंटा, मतलब टॉप बंदा, राइट और क्या 1.5 घंटा बैठेगा सर। सो हाउ विल यू असेस गुड मैनेजमेंट? कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो लोग बोलते हैं, बता दो कि रिटेल इन्वेस्टर से बोलो कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेफिनेशन बता दे। बैड की सबको पता है, सही बात है। बैड मैनेजमेंट का बड़ा आसान है यार। उसकी अगर रेड हुई थी, वो ये बोल रहा है, वो वहाँ पे कहता है कि मैं ये 6 प्रोजेक्ट लगा दूंगा, एक बंदा आगे कहता है मेरी 200 करोड़ की सेल्स है, अगले साल 45,000 करोड़ हो जाएगी। अब वो कहते हैं क्या बकवास कर रहा है, तो इट इज इजियर टू रिजेक्ट। अच्छा है कि नहीं, बाद में छोड़ो, ये इतनी फालतू बातें कर रहा है, या कोई अग्रेसिव है, कोई कह रहा है ये। सेम थिंग विद कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अच्छा हमें क्या पता, लेकिन गंदा कहते हैं ये चोर है, इसने ना ये कंपनी मर्ज कर दी, इसने उसके साथ वो कर दिया, इसने वारंट ले लिए, इसने बॉटम में ये कर दिया, उसको सेबी ने रिगिंग के लिए पकड़ लिया, ये सब तो एलिमिनेट कर दो, हो गया एलिमिनेशन। सो एलिमिनेशन अप टू अ पॉइंट इज इजियर देन ट्राइंग टू फाइंड द गुड, पर्टिकुलरली फॉर रिटेल। पूरा दिन गुड कैसे ढूंढोगे? आप बैड को तो स्क्रीन करो, और जब बैड स्क्रीन आउट हो गया, आप आउट परफॉर्म करोगे। बट एक फर्क है कि बैड का मतलब होता है, कोई बोलेगा कि सबको पता है, पेपर में पढ़ के, केस पढ़ के, ये पढ़ के कि ये साले बदमाश हैं, लेकिन कोई आगे बोलेगा सस्ता बड़ा है। राइट। हमारे मॉडल में है एक फैक्टर गंदा तो आउट, महंगा सारों को पता है, जो हमें पता है उसको भी पता है कि ये महंगा स्टॉक है। ये नहीं कि खाली मेरी एनालिसिस से वो महंगा है, उसकी एनालिसिस से भी महंगा है, लेकिन वो कहेंगे मैनेजमेंट बड़ी अच्छी है। हम ये नहीं करते। हमारे हिसाब से भाई जोमेटो महंगा नहीं है, एज आई टोल्ड यू, हम पैरामीटर्स चेंज कर देते हैं, जिसमें पैरामीटर्स आर अवेलेबल। ओके कि भाई आप, क्योंकि वी नो कि तो इसमें 3 साल बाद की बात होगी, इसमें स्टेडी स्टे वो आपने ऑब्वियसली, बट द पॉइंट इज कि आपको कोई फैक्टर में पता होना चाहिए कि ये फैक्टर यूज हो रहा है वैल्यूएशन में, नॉट दैट। बट आई एम अदरवाइज सेइंग, से नॉर्मल कंपनी, सब कंज्यूमर कंपनी, उसका 70 मल्टीपल है और 10% ग्रोथ है, अब वो कहेंगे अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। तो इफ यू कैन से कि अभी 10% ग्रोथ इसलिए है क्योंकि इस साल प्लांट में आग लग गई थी, वी एग्री। अगर आपको जनरली सर 2-3 साल से अच्छे टाइम में भी 10 है, आप करते रहो, प्रॉब्लम नहीं चाहिए आपकी ये बिग अपॉर्चुनिटी। सो पॉइंट इज एलिमिनेशन इज द नॉर्मल फेलोज वे ऑफ डूइंग लाइफ, ऑफ डीलिंग विद लाइफ ऑल्सो। आप नौकरी कैसे लेते हो? आप कहोगे ये नौकरी मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा बिकॉज ये दिल्ली में है ही नहीं, तो फरीदाबाद में है, तो आपने डिस्टेंस पे एलिमिनेट कर दी। आपने ये तो नहीं कहा पहले सैलरी बता, आप कर रहे हैं 2.5 घंटे में जाऊंगा कैसे? तो एलिमिनेशन इज द thing in everything in life. So sir, say let's put this in real life, right? Say मैं से रियल लाइफ की बात ही कर रहा था, बट आप फिर से रियल लाइफ में डालो उसको सेकंड में। तो मैं एक्चुअली इसको अप्लाई करता हूँ। मान लीजिए मैं अपना पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में मुझे आपके हिसाब से मेरे ख्याल से 15 से 20 स्टॉक रखने चाहिए। कितने? 15 से 20 ना, हमारे हिसाब से आपको 40-50 स्टॉक रखने चाहिए। 40-50 स्टॉक। हाँ, क्योंकि हमारे हिसाब से एक और चीज जो फिलॉसफी में है, नॉट एलिमिनेशन में है, कि 500 स्टॉक के इंडेक्स के रिटर्न को हमने बीट करना है। श्योर। ओके, सो बिकॉज ऑफ अरिथमेटिक, क्योंकि वो 500 स्टॉक का एवरेज लिया तो वो इंडेक्स बना। ओके, तो मोटा माटी 200-250 स्टॉक विल डू बेटर देन इंडेक्स एवरी ईयर, एंड 200-250 स्टॉक विल डू वर्स देन इंडेक्स। ये हमारे पास हर साल का, हमने, ये मैथमेटिक्स है। अब इसमें क्या होता है कि लार्ज स्टॉक की वेटेज ज्यादा होती है, तो कई बार क्या होगा, अगर लार्ज कैप रैली चल रही है तो एक रिलायंस या HDFC डायरेक्ट बढ़ गया तो इंडेक्स बढ़ गया, लेकिन नॉर्मल स्टॉक नहीं बढ़ा, तो फिर नंबर ऑफ स्टॉक कम हो जाएंगे। लेकिन फिर अगले साल होगा स्मॉल कैप रैली, तो फिर उल्टा हो जाता है कि वो टॉप के 3-4 स्टॉक नहीं चले, बाकी 300 स्टॉक चल गए, जैसे लास्ट ईयर हुआ था। ओके, घूम फिर के 220-50 स्टॉक आउट ऑफ 500 डू बेटर देन द मार्केट, एंड बाकी डू वर्स। हमारा एलिमिनेशन का पर्पज है कि यार हमारी तरफ से तो अगले 1-2 साल में उस लाइन के इस तरफ मत आ, लेकिन फिर भी होते हैं ना, क्या कर सकते हो, फिर भी होते हैं। बट इस तरफ 200-250 स्टॉक है, उसमें लास्ट स्टॉक इज बीटिंग द मार्केट, मतलब 200 वहां स्टॉक, सपोज अगर आपको 150 वहां मिल गया, 100 मिल गया, आप तो
तो हमने उसमें दिखाया कि अगर आप 150 स्टॉक, अब हर 500 स्टॉक में उनको रैंक कर दो जस्ट बाय परफॉर्मेंस, 500 इंडेक्स में से मार्केट की बात करें, हर साल रैंक कर दो कि कौन सा स्टॉक, उसमें जो 150 स्टॉक होता है वो नॉर्मली मार्केट इंडेक्स को, विच इज द एवरेज इज द 250 स्टॉक, उसको 8-10% पर एनम से बीट करता है। गॉट ओके, तो हम कहते हैं यार इधर वाली चीजें छोड़ो, कि हर तरीके से उधर वाली चीजें हटाओ, मतलब गंदी, महंगा ना हो, हिस्ट्री खराब ना हो, उसकी करंट स्लो ग्रोथ ना हो कि 5-7% की ग्रोथ हो रही है, उसकी अकाउंटिंग में कोई हमें बुरी चीज़ ना मिली हो, उसकी इंडस्ट्री ऐसी ना हो कि हमें लग रहा है तो डिसरप्ट हो रही है। फिर ये मत बोलो कि इंडस्ट्री डिसरप्ट तो हो रही है लेकिन अभी बारिश आ गई है ना तो इसलिए इस महीने के नंबर ठीक होंगे, या कहो हाँ डिसरप्ट तो क्लियरली हो रहा है लेकिन पुष्पा रिलीज हुई है ना तो इस महीने की टिकटें बिक गई हैं। ये नहीं करना हमें, क्योंकि हमें ये समझ आ गई कि 200 स्टॉक्स ने हमारा काम करना है, राइट। हम क्यों ये ट्रेड ऑफ करें। तो इसलिए अब 200 में कौन से, हमें क्या पता, हम कहते हैं 40, हम तो कहते हैं 150 भी ले लो ठीक रहोगे, बट 40-50 हम लेते हैं ताकि हमारा लास्ट स्टॉक 1-1.5% से कम ना हो। तो उसमें फिर हम थोड़े बड़े वाले स्टॉक लेते हैं 5-6% पर स्टॉक, और छोटे वाले लेते हैं 1.5-2% पर स्टॉक। जब हम जोमाटो करते हैं, जब हमने लिया होगा 2% लिया होगा, फिर वो बढ़ गया, फिर हमें भी कॉन्फिडेंस आ गया, फिर थोड़ा और बढ़ गया, फिर अब 4-5% हो गया। ये है स्टोरी। तो सर अगर 40-50 स्टॉक रिटेल इन्वेस्टर ले रहा है और उसमें एलिमिनेशन फ्रेमवर्क लगा रहा है, उसका मतलब उसको तो एनालाइज ही बहुत सारे, मतलब कुछ 100 से ज़्यादा स्टॉक करने पड़ेंगे। वही बात है, क्योंकि एलिमिनेशन में आपको 100 चीज़ें नहीं एनालाइज करनी ना। अगर आपको पता लग गया स्टॉक बड़ा महंगा है, ये 70 पी पे चलता है, इसकी लास्ट 3 साल की ग्रोथ 10% है और नेक्स्ट ईयर की भी गाइडेंस 5%, अब आपको अब रिसर्च एलिमिनेट हो गया ना वो तो। राइट। हम कहते हैं तो चोर है, हमें बड़े सारे चोर पता है जिनके नाम हम आपको चाय पे पिलाएंगे, बताएंगे। तो उसके अंदर ना कह रहे हैं आप तेरा पी क्या है, एक्चुअली हमारा फास्टर पे है। राइट। हम कहते हैं ये सेंटर ही डिसरप्ट हो गया। अब आप उसके बाद क्यों है, इसलिए कह रहा हूँ उसके बाद क्वार्टरली सेल मत एनालाइज करो। हम कहते हैं ऑटो इज डिसरप्टेड बिकॉज ईवी में ये हो गया है वो हो गया है, अब आप करते रहो, बारिश आ गई है मेरी सेल बढ़ गई, हमें नहीं चाहिए। इट्स ईजियर। किसी भी स्टॉक को एग्जिट जब आप करते हैं तो आप क्या फ्रेमवर्क अप्लाई करते हैं? तो एग्जीक्यूट में क्या किया हमने, हम ना टू काइंड ऑफ स्टॉक्स भी बाय हैं। एक हमारे स्टॉक्स हैं जो स्टेडी लॉन्गर टर्म, जिनको कह सकते हैं कि सबको पता है कि अच्छे हैं लेकिन हमें भी अच्छे लगते हैं, जैसे आप कह लो आजकल आईटी, भारती, या इवन दिस प्राइवेट बैंक्स वगैरह। तो इसमें क्या, जब हमने खरीदा, अब पहले से खरीदा हो तो चलो हमने पहले लिया था, अब तो सबके पास है या नहीं है, तो इसमें हम व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट स्टॉक। अब हम उसमें री रेटिंग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि 20 पे लिया 40 हो जाएगा। उसमें हम कहते हैं भाई 15-20% इसकी अर्निंग्स हो सकती है, हमें 15-20% दे दो, हम खुश हैं, क्योंकि इसमें हम कहते हैं मार्केट 12-14 बढ़ती है, आप 16-18 बढ़ जाओ, हमारा काम हो गया। तो इसमें वी हैव सोल्ड अ लॉट ऑफ स्टॉक्स ओवर टाइम, जिसमें आपकी ग्रोथ हो रही है 15% और आपका स्टॉक बढ़ रहा है 30%। जो पहली बार 30% बढ़ेगा, हम भी खुश हैं कि हमारा स्टॉक, हमने तो सोच रहा था 15 बहुत है, वो 3 बढ़ गया। लेकिन वो जब थोड़ा ज्यादा करेगा, हम कहेंगे यार इसको अब जीरो करें कि ना करें, हम कहेंगे अब क्यों जीरो करें, तो फिर वो हमारे हिट लिस्ट में आ जाता है। बट नॉट इन 1 ईयर, समटाइम इसे चलो भाई क्या पता हमें, बट अगर 2-3 साल, 1.5-2 साल ऐसे होता जाए तो हम कहते हैं अब इसको एनालाइज करेंगे, अगर इसमें 3 महीने भी अंडर परफॉर्म किया इसको उड़ देंगे, क्योंकि हमारे सामने पहुंच चुका है लेकिन वो जाना चाहता है। राइट। We are comfortable to sell it, but why should we if the whole market wants to love it now, which we don't love anymore? So bottom line ये है कि आपके बड़े स्टॉक्स में आपको अर्निंग ग्रोथ से प्लस माइनस मैचिंग रिटर्न मिले, आप जिंदगी भर होल्ड कर सकते हो। इसीलिए मेरे पास HDFC बैंक 30 सालों से या 25 सालों से, लास्ट 2-3 साल तो चला ही नहीं, बट नॉर्मली क्या होता था, जितनी उसकी अर्निंग ग्रोथ होती थी उतना स्टॉक चलता था। ये नहीं होता था कि अर्निंग 20% बढ़ी है, वो 50% बढ़ गया, फिर अगले साल 50। ये आपने देखा कंज्यूमर सारे ऐसे चले, राइट। इसलिए मैंने सारे देख दिए ओवर द लास्ट 2-3 ईयर, कि अगर आप लास्ट 7-8 साल 5 साल का देखते अर्निंग ग्रोथ, वो स्क्रीनर में देख लो या ब्लूमबर्ग में देख लो, वो आएगा अर्निंग ग्रोथ 10% पर एनम, स्टॉक प्राइस अप्रिसिएशन 40% पर एनम। अब वो भी अलाउड है। अगर आप कह सको कि 2 साल पहले जब ये शुरू हुई थी कहानी, उस वक्त किसी को पता ही नहीं था स्टॉक 5 भी पे था। सही बात है। सो लार्ज में नहीं होता, इसलिए लार्ज का तो ये रूल है। और जो हम कहते हैं नई नई चीज़ें लेते हैं, जैसे ये प्लेटफॉर्म कंपनी या कोई छोटी चीज़ या कोई टर्नर और बंद हो गई चीज़, उसको थोड़ा सा ले लिया, जैसे आपने कोविड के बाद होटल ले लो, अब तो बंद पड़े हैं, तो उसमें 15% रिटर्न में क्या मजा आएगा। उसमें कि अगर चल गया
तो 25-30 आना चाहिए, पर सब चलते नहीं है. बट सो उसमें यू हैव टू वेट फॉर देम टू बिकम लाइक दिस, राइट. जो स्टडी हो गए हैं. बेसिकली दैट इज द फॉर्मूला. जैसे हमारे पास ये वरुण बेवरेज वगैरह थे, बहुत चल गए, तो उसको फिर हमने फर्स्ट कैटेगरी में डाल दिया कि अब तो नॉर्मल चलेगा, अब तो बहुत ज्यादा चलेगा तो हम ट्रिम कर दें, काइंड ऑफ थिंग. सो दैट इज द वे टू. बट इन द न्यूअर वंस व्हिच वी थिंक वी आर अर्ली, या उसमें 2-3 बार भी चले जाएं तो हमने जरूरी बेचे, जरूरी नहीं है. These two have to be dealt with different model. Case to case basis. Sir, अभी एक there's a narrative that's brewing कि SIP inflows have already crossed 21,000 सब crore और बढ़ता जाएगा. कुछ लोग बोल रहे हैं कि bear market अब होना ही नहीं है क्योंकि inflows आ ही जा रहे हैं. आपका इस पे क्या बोलना है? नहीं, ये कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं है. ऐसे अगर आप देखें तो 2008 में जो डोमेस्टिक जो भी फंड थे, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज, उन्होंने एब्सोल्यूट अमाउंट में जो FIs ने बेचा था उससे ज्यादा खरीदा था, और मार्केट गिरी 60%. वाह. ये कोई लॉजिक नहीं है, सारे वर्ल्ड में फ्लो आ रहे होते हैं. तो फ्लोज आर गुड अगर दोनों के व्यू में क्लैश हो जाए कि भाई यूएस वाला कहे मेरे को यूएस ठीक लगती है, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. राइट. बट आप ये नहीं कह सकते अब मार्केट अब गिरेगी नहीं जिंदगी में क्योंकि FI फ्लो आ रहे हैं, क्योंकि आई मीन सिप आ रहा है, क्योंकि उसके आगे वो भी तो आ रहे हैं बेचने वाले, प्राइवेट इक्विटी वाले आ रहे हैं, IPO वाले आ रहे हैं. सो एक्चुअली वो प्राइवेट इक्विटी और इन सब के आने से ये मार्केट की वैल्यूएशन बड़ी मैड नहीं हुई. SIP आ रहा था, उधर से वो बेच रहे थे, तो ओवरऑल वैल्यूएशन वैसी नहीं जैसे पहले हो जाती थी कि भाई अगर ये नहीं होते, मतलब अगर सेलर नहीं होते, राइट. इस SIP फ्लो से आप कहते हैं कि जैसे 2007 में हुआ था. जस्ट टू टेल यू, 2007 में my fund NAV was up 104% in 1 year. Wow. In 1999, Alliance Equity Fund, I was a fund manager. उसकी NAV कितनी पड़ी, चलो गैस भी नहीं कर सकते आप, 280% of a mutual fund. Wow. अब वो बिरला सनलाइफ इक्विटी बन गया. तो वो था बुल रन, राइट. जहाँ एक तरफ से बाइंग आई, लेकिन इधर से इतने लोग तैयार नहीं है. अब क्या है, इधर से आ रही है आपकी SIP की बाइक, उधर वाले बंदे भी तैयार हैं, प्राइवेट इक्विटी वाले भी फाइनेंशियल इन्वेस्टर हैं, और मार्केट भी बड़ी होगी. सो ये लॉजिक भी चलेगी. लॉजिक शुरू होगी 20%, 15% बन जाए, भगवान का नाम ले. अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो थोड़ा थोड़ा. बट जस्ट टू गिव यू रिसेंट 2004, 5, 6 and 7, 4 calendar years, market that is 500 index was up 39% per annum for 4 years. Wow. अब हम 12% में डर रहे हैं. मैं कह रहा हूँ डरो मत, बट उतने भी नहीं बनेंगे, Right. क्योंकि अब दोनों तरह का मुकाबला है ना, सप्लाई का और FI जो भी कहे, या यूएस के कारण अब ये आया नहीं है, पर वो ही आ जाता है वक्त घूम फिर गया. सर, रुपी काफी डिप्रिशिएट हुआ है ऑफ लेट, तो उसका आपको क्या इम्पैक्ट लग रहा है मार्केट में? कौन से ऐसे सेक्टर्स है, कौन सी किसी कंपनी है जिनको काफी हिट लगेगा? IT विल सबसे बड़ा आपको सबसे बड़ा हिट लगा है फॉरेनर के पैसे को. तो फॉरेनर आप सोचिए कि टैक्स हम देते हैं इंडियन रिटर्न्स पे, राइट. उसमें जो डॉलर पे लॉस हो रहा है वो नहीं गिना जाता. तो अगर मैं इंडियन रुपीज में पैसे बनाऊं 2%, तो मेरे 10 रुपए की 100 रुपए की नहीं 102 रुपए हो गई. सो 2 रुपए पे मेरे से आपने ले लिए 15%, एक्चुअली जो भी एवरेज करके, तो आपने 30 पैसे ले लिए, तो मेरी NAV हो गई 101 रुपए 70 पैसे. ठीक है, तो जो कि यू मेड 1.7% होगी. अब उसके ऊपर आपने 3% मेरे करेंसी में चले गए, राइट. तो मेरी NAV 19 है और आप मुझसे टैक्स लेके जा रहे हो. ये है स्टोरी, दैट इज वेरी बगिंग स्टोरी. तो मैं उसके लिए आपको कुछ रिटर्न डॉलर में बताना चाहूंगा, क्योंकि एक चीज जो लोग बोलते हैं कि फॉरेनर की तरह बेवकूफ है जो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर रहा. राइट. वो फॉरेनर बड़ा स्मार्ट है, हम बेवकूफ हैं. बेवकूफ नहीं है तो हम डिसिप्लिन है और हम ये आउट बॉम्ब. बट मेरा मतलब है कि ऐसे ना सोचें, इंडिया हैज टू बिकम मोर अट्रैक्टिव. जस्ट टू गिव यू सम नंबर्स. सो निफ्टी इन US डॉलर्स कितने 5 साल का लेते हैं, चलो तो 5 साल से सेलिंग वेलिंग नहीं है ना. तो निफ्टी इज अप 10.7% इन डॉलर, बट ये प्री टैक्स है. राइट. इसमें 1.5-2% टैक्स अगर हर साल दिया हो 8 हो गया. एंड 500 इंडेक्स जो हमारा है निफ्टी का, NSE 500, उसको अगर आप डॉलर में करें तो इट इज 13% पर एनम, और S&P हैज गिवन सिटिंग एट होम इन USA 14.4% पर एनम.
आप बोलो कौन सा, मेरे पे सारे लिखे हुए हैं, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, चलो जी 7 ईयर। तो 7 ईयर में निफ्टी इन यूएस डॉलर इज 8.5% पर आया, उसमें भी टैक्स लगेगा, अभी प्री टैक्स है। और 500 इंडेक्स इज 8.9% पर आना, एंड S&P 13.5% पर आना। भाई वी हैव टू बिकम अट्रैक्टिव कंपेयर्ड टू यूएस ऑल्सो। एग्जैक्टली। सो दैट इज द थिंग। तो वो फेजेस होते हैं ऑफ कोर्स, बट लास्ट 15-20 साल से यूएस हैज बीन वेरी वेरी गुड। इसलिए ये मत सोचिए कि वो है, सब सोच के काम हो रहा है। हमें इंडिया क्यों पसंद है? क्योंकि हमें इंडिया समझ आए, हम इससे ज्यादा रिटर्न बनाते हैं। हम कहते हैं कोई नहीं, लोगों को इंडेक्स देखने तो, हम तो ये शौक ढूंढना है, वो करा जो भी है। अब 3-4% ज्यादा कर लोगे तो आप यूएस से बेटर हो गए। प्लस हर आदमी अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से काम करता है, अपने हिसाब से करता है। बट ब्रॉडली व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इंडिया इज अट्रैक्टिव, बट इसके टैक्सेस ने तो पहले भी लास्ट 2 इयर्स में यूएस हैज बीन वेरी अट्रैक्टिव, बट इंडिया ने उसके ऊपर अपने पैर में थोड़ी कुल्हाड़ी मार दी टैक्स करके, जिससे वो और भी डिफरेंस बढ़ गया। ये तो मैं आपको प्री टैक्स रिटर्न बता रहा हूँ ना, तो इंडेक्स के रिटर्न ये तो आएंगे, वो भी आएंगे, बट ये इशू है। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस एपिसोड। आई थिंक हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला आज। हैव अ गुड डे। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.